वेलकम टू आरपीएम क्लासेस। आरपीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। ये मेरा पहला वीडियो है फॉर द होम साइंस प्रिपरेशन। जैसे आप होम साइंस से बीपीएससी में टीचर की वैकेंसी आई है, आपको उसका एग्ज़ाम देना है। यूपी में टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ की तैयारी करनी है, तो उसकी तैयारी के पर्पज़ से इस वीडियो को मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। ये एक इनिशिएटिव स्टार्ट कर रही हूँ, तो आई होप कि आप लोगों को इससे फ़ायदा मिले और आप इसको शेयर भी करेंगे लोगों के बीच। तो सबसे पहले हम बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने पहले अभ्यास प्रश्न पत्र के पहले क्वेश्चन से। ठीक है, जैसा आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण होता है। ठीक, जैसा कि आपको पता है पोषक तत्व कितने होते हैं। पोषक तत्व 6 होते हैं मेनली। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, फैट वसा हिंदी इंग्लिश ही होता है, प्रोटीन, विटामिन। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण होता है। अवशोषण मीन्स मतलब जब आपका भोजन फाइनली पच जाता है, डायपाचन तंत्र के माध्यम से पाचन उसका हो जाता है, तो उससे जो अवशोषण मतलब कि जो पोषक तत्व होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं, जैसे कि विटामिन, वसा, खनिज लवण, इनकी इनकी जो ब्लड में मिलने की प्रक्रिया होती है, ब्लड उनको क्या करता है, उनसे पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेता है अपने अंदर। तो ये जो पोषक तत्वों का अवशोषण है वो अधिकांशतः किस पाचन तंत्र के किस अंग में होता है, ये पूछ रहा है एग्जैक्टली। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, भोजन लेते हैं और भोजन को मुंह से ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो मुख गुहा के जरिए हम भोजन को ग्रहण करते हैं। मुख गुहा में आपको पता होगा कि सबसे पहले यहाँ पे स्टार्च का पाचन होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है स्टार्च, तो उसका पाचन मुख गुहा में होता है। ठीक है, फिर लेकिन इसमें पूछ रहा है अधिकांश अवशोषण की बात कर रहा है। अधिकांश अवशोषण किस में होता है, तो इसका एग्जैक्टली जो आंसर होगा वो होगा आपका छोटी आंत। क्यों? क्योंकि मुख से हम खाना लेते हैं, उसके बाद भोजन आपका पहुंचता है आमाशय, अग्न्याशय, कई जगह पे पहुंचता है। फाइनली जो छोटी आंत है वहाँ पे ऐसे कई सारे एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन, फैट, वसा सब पे एक्टिव होकर काम करते हैं। और यहाँ पे पोषण सबसे ज़्यादा मतलब भोजन का जो पाचन है फाइनली यही होता है, और फिर यहीं से अवशोषण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, तो आपने क्या समझा कि पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण होता है, तो उसका एक सही आंसर इसमें है छोटी आंत। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौष्टिकता की बढ़ोतरी से होने वाली बीमारी है। ठीक है, पौष्टिकता की बढ़ोतरी से होने वाली बीमारी है। बढ़ोतरी मीन्स क्या होता है कि जैसे कि खाना आप कोई भी चीज़ खा रहे हो, ठीक है, एक ही तत्व की अधिकता ज़्यादा है। आपका पर डे का जो डाइट है, सुबह शाम जो भी आप खाना खाते हो, भोजन ले रहे हो, उसमें एक ही तत्व की अधिकांश मात्रा है। जैसे कि आप चावल खा रहे हो तो चावल ही खाते जा रहे हो, ज़्यादा अमाउंट उसी की है, तो आपको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, इसी तरह आप ले रहे हो दाल ले रहे हो तो दाल में प्रोटीन ज़्यादा है, तो प्रोटीन आपको ज़्यादा मिलेगा। यानी कि आप दाल ज़्यादा पी रहे हो और बैलेंस करने के लिए आप सब्जी नहीं ले रहे हो। ठीक है, तो हर चीज़ को बैलेंस, आपका डाइट में सारी चीज़ों को बैलेंस होना चाहिए। इसी के लिए तो हम संतुलित आहार की अवधारणा को पढ़ते हैं कि बैलेंस डाइट क्या है, संतुलित आहार क्या होता है। संतुलित आहार यही होता है ना कि जैसे आपने भोजन लिया, आपकी थाली में जो भोजन आया है उसमें सभी पोषक तत्वों की उचित मात्रा का होना ही संतुलित आहार कहलाता है। ठीक है, तो पौष्टिकता की बढ़ोतरी से होने वाली बीमारी है, यानी कि किसी तत्व की अधिकता से जो बीमारी हो रही है वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो घेंगा तो थायराइड की कमी से होता है और मोटापा अधिकता से होता है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। फिर इसमें जो एग्जैक्टली आपका आंसर होगा फ्लोरेस और मोटापा, यानी कि फ्लोरीन की अधिकता और कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से ये बीमारी होती है। यानी कि पौष्टिकता की वृद्धि से जो बीमारी हो रही है इन ऑप्शंस में से फ्लोरेस और मोटापा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं, पोषक तत्वों की कमी और अधिकता से क्या तात्पर्य है। देखिए, हमने अपने भोजन में डाइट लिया, जैसे हमने कहा कि अधिकता से क्या बीमारी है, लास्ट क्वेश्चन था। अब इसमें पूछा है कि अगर आपका डाइट है तो उसमें किसी चीज़ की तत्व की कमी है और किसी चीज़ की अधिकता है। ठीक है, तो क्या कमी है, तो आप जनरली लोग लगाते हैं कि न्यून पोषण की बात हो रही है, तब आंसर कमी से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि न्यून पोषण मतलब कि माल न्यूट्रिशन, और अधिकता से लोग तात्पर्य लगाएंगे कि अधिक पोषण। लेकिन इसमें कह रहा है कि पोषक तत्वों की कमी और अधिकता है, कभी कोई चीज़ ज़्यादा हो रही है तो कभी कोई चीज़ कम हो रही है, तो उससे क्या ऑप्शन सही रहेगा, अधिक पोषण
न्यून पोषण, बीमारी, कुपोषण। देखिए किसी भी तत्व की आपके डाइट में सारे न्यूट्रिएंट का सही मात्रा होना ज़रूरी है। तो उसके लिए चाहे वो अपनी जितनी उचित मात्रा उससे ज़्यादा है या उससे कम है, तो उससे आपको या तो कमी है तो कोई बीमारी होगी, अधिकता होगी तो भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर यही होगा कि पोषक पोषक तत्वों की कमी और अधिकता से तात्पर्य कुपोषण से है। तो आपका आंसर क्या होगा? कुपोषण। मतलब कि पोषक तत्वों की अधिकता होना और पोषक तत्वों की कमी होना, ये दोनों ही कुपोषण के लक्षण हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। कब्ज की समस्या को दूर करता है। कब्ज की समस्या को दूर करता है। कब्ज की समस्या को दूर करने में किसका विशेष रोल है? वो है सेल्यूलोज। ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा सेल्यूलोज। सेल्यूलोज किससे मिलता है? सेल्यूलोज हमें प्लांट से मिलता है। सेल्यूलोज हमें प्लांट से मिलता है। सेल्यूलोज का पाचन मनुष्य के ऑर्गन में, मतलब हमारे पाचन तंत्र में ऐसा कोई भी ऑर्गन नहीं है जो सेल्यूलोज का पाचन कर सके। ठीक है, इसलिए इसका क्या यूज़ क्या होता है? ये कब्ज की, जिसकी कब्ज की समस्या ज़्यादा होती है, वो सेल्यूलोज से बने पदार्थों का सेवन करते हैं। तो यहाँ पे कब्ज की समस्या को दूर करता है तो वो है सेल्यूलोज। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप है। जैसा कि हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट के 3 रूप होते हैं। एक होता है मोनो, फिर एक होता है पॉली और एक होता है डाई। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप की जब बात की जाती है तो हम जानते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज सबसे इजीली होता है। जैसे आपकी वीकनेस बढ़ जाती है तो आपको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, एडवाइस दी जाती है कि आप ग्लूकॉन डी पियो, ग्लूकोज पियो। तो इसका मतलब है कि ग्लूकोज सबसे ईजिएस्ट फॉर्म है। और ये किसका रूप है? ग्लूकोज मोनो का रूप होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप है आपका मोनोसैकराइड। और मोनोसैकराइड क्योंकि इसमें तो उसका कैटेगरी तो पूछा नहीं है, इसमें पूछा है कौन सा फॉर्म है। तो स्टार्च, ये तो इजीली नहीं टूटता। पॉलीसैकराइड है, ये पॉलीसैकराइड है। माल्टोज, ये आपका डाइसैकराइड है। 2 मोनो के मिलने से माल्टोज बनता है। फ्रक्टोज और सेलुलोज, सेलुलोज भी आपका पॉलीसैकराइड है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर होगा फ्रक्टोज। ठीक है, इसमें आपका आंसर होगा फ्रक्टोज। ये मोनोसैकराइड है। मोनोसैकराइड, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप की बात की जाएगी तो मोनोसैकराइड कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है, मतलब आसानी से टूटने वाला। और फ्रक्टोज इसी के अंदर आता है। ठीक है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज ये मोनोसैकराइड में के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गैलेक्टोसीमिया बीमारी किसके कारण होती है? थोड़ा सा आप यहाँ पे गैस वर्क भी लगा सकते हैं। जैसे कि गैलेक्टो, तो आप यहाँ पे गैलेक्टोज को सीधे पकड़ सकते हैं। गैलेक्टोसीमिया बीमारी, इससे मिलता जुलता और कोई नाम तो लग नहीं रहा। फिर इसका एक रीज़न क्या है? जो गैलेक्टोज, फ्रक्टोज और ग्लूकोज, ये तीनों ही क्या होते हैं? मोनोसैकराइड होते हैं। ये तीनों ही मोनोसैकराइड होते हैं। ठीक है, तो जब गैलेक्टोज होता है ब्लड में सीधे मिल जाता है, आपके रक्त में गैलेक्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट हुए बिना सीधे गैलेक्टोज ब्लड में मिल जाता है, तो वो गैलेक्टोसीमिया बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर होगा गैलेक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। स्टार्च को शर्करा में बदलने वाला किण्व है। किण्व का मतलब यहाँ पे है, किण्व का मतलब यहाँ पे है आपका एंजाइम। ठीक है, तो इस स्टार्च को शर्करा में बदलने वाला किण्व है, मतलब एंजाइम। तो सबसे पहले हम भोजन को मुंह से लेते हैं, मुंह में ग्रहण करते हैं और यहीं पे हमारी लार बनती है और वहाँ से एक एंजाइम निकलता है, टाइलिन एंजाइम। तो इसका आंसर होगा टाइलिन। टाइलिन क्या तोड़ता है? टाइलिन स्टार्च को तोड़ने का काम करता है। ओके, टाइलिन को तोड़ता है, टाइलिन एंजाइम स्टार्च को तोड़ता है माल्टोज में, और माल्टोज फिर कन्वर्ट होता है आपका ग्लूकोज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? मतलब WHO की स्थापना कब हुई थी? तो ये फैक्ट है, इसमें सीधे से आपको याद हो जाइए, 1948 में WHO की स्थापना हुई थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में द्रव की मात्रा को नियंत्रित करता है। द्रव की मात्रा मतलब कि
जैसे आपका ब्लड है, ब्लड जमने ना पाए तो उसमें कौन उस चीज़ को, ब्लड को द्रवित किए रहता है, मतलब कि हमेशा द्रव के रूप में रखता है जिससे वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो सके, तो वो क्या होता है, आपका जल होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपोषित भोजन लेने से शरीर का वजन, सॉरी क्षमा करिएगा, यहाँ पे वजन होगा, वनज नहीं, वजन। ठीक। अपोषित भोजन लेने से शरीर का वजन कैसा हो सकता है? मीन्स अगर आप ऐसा भोजन ले रहे हैं जिसमें पोषक तत्वों की संतुलित मात्रा नहीं है, उचित आहार, उचित मात्रा में पोषक तत्व नहीं है, तो ऐसा वजन लेने से आपका शरीर कैसा हो सकता है? तो इसमें दिया है कम, फिर दिया है अधिक, फिर लिखा है समान अनुपात में, और फिर लिखा है कम और अधिक दोनों। ठीक है। जनरली लोग यही लगाते हैं कि अपोषित भोजन लेंगे तो आपको क्या होगा, आपका वजन कम होगा, बट ऐसा नहीं है, आपका वजन कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे आपका मोटापा बढ़ता है, आपका वजन बढ़ता है, तो ये क्या है, आप किसी चीज़ की मात्रा ज़्यादा करते चले जा रहे हो, ये भी कुपोषण की ही एक कुपोषण का ही रीज़न है जिसकी वजह से वजन बढ़ता है। ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, कम व अधिक दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन के मुख्य भाग किसका होता है? प्रोटीन में मुख्य भाग किसका होता है? जैसे हम जानते हैं कि प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर होता है। ठीक है। CHO है तो ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट हो जाता है, जब इसमें N इंक्लूड हो जाता है तो ये प्रोटीन का भी कैलकुलेशन, संगठन होता है। ठीक है। तो इसमें पूछ रहा प्रोटीन में मुख्य भाग किसका होता है? तो प्रोटीन का जो मुख्य भाग होता है आपके दिए गए ऑप्शन में नाइट्रोजन, क्योंकि प्रोटीन में 60% नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है। तो नाइट्रोजन, इसीलिए प्रोटीन को नाइट्रोजनी तत्व भी कहते हैं। ठीक है। तो प्रोटीन में मुख्य भाग किसका होता है? नाइट्रोजन का। कितना परसेंट? 16%। प्रोटीन की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? अगर प्रोटीन ये पूछ लिया था कि प्रोटीन जब टूटता है तो सबसे छोटी इकाई में, उस छोटी इकाई का क्या नाम है, तो वो है आपका अमीनो अम्ल, जिसको हम कहते हैं अमीनो एसिड। ठीक है। तो ये प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जब पौधों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता तो उसे किससे ऊर्जा मिलती है? अब आप अपने ऑप्शन में देख लीजिए। अब कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से लेता है, हाइड्रोजन का कोई वही नहीं है। फिर सूर्य प्रकाश संश्लेषण तो आपके सूर्य के उपस्थिति में ही होता है ना। तो जब इसमें कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होता तब किससे ऊर्जा मिलती है, यानी कि सूर्य नहीं है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ही नहीं हुई, तो ये ऑप्शन तो वैसे भी एलिमिनेट हो गया। तो आपका फाइनली यहाँ पे जो आंसर बनता है वो है कार्बोहाइड्रेट। कहते हैं ना कि ग्लूकोज के रूप में ग्लूकोज बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है, एक पूरी प्रक्रिया होती है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, तो ये इसका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि माल्टोज क्या है? ठीक है। जनरली आप इसमें ये पकड़ने कोशिश करिए, जिसमें भी लास्ट में अंतिम में ओज लिखा रहता है वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है। ठीक है। तो इससे तो हमें ये पता चल गया कि ये कार्बोहाइड्रेट है। माल्टोज जो है एक कार्बोहाइड्रेट। इसमें कई सारे कार्बोज दिया है, जटिल कार्बोज दिया है, दूध की शर्करा दिया है, गन्ने की शर्करा दिया है, अंकुरित अनाज की शर्करा दिया, तो ये हमें बताना है माल्टोज। तो ये किससे बना है? ये बना है माल्ट। ठीक है, जौ। तो दूध की शर्करा तो पता ही होगा आपको, दूध की शर्करा क्या होती है? दूध की शर्करा होती है आपकी लैक्टोज। ठीक। शुगर की इनकी अलग होती है, सुक्रोज में चल जाता है। फिर आपका यहाँ पे जो एग्जैक्टली आंसर होगा वो होगा आपका अंकुरित अनाज। माल्टोज क्या है? माल्टोज अंकुरित अनाज की शर्करा है। ठीक है। जो आप अनाज को होता है, आप भिगो देते हैं, चने को भिगो देते हैं, दाल को भिगो देते हैं, तो वो जो अनाज अंकुरित हो जाता है तो उसमें माल्टोज कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। माल्टोज क्या है? ये एक माल्टोज डाइसैकराइड है, डाइसैकराइड है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का एक डाइसैकराइड फॉर्म होता है, तो माल्टोज डाइसैकराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों के गूदे में पाया जाता है।
फलों के गूदे में पाया जाता है। जैसे आपने बनाया होगा कभी जैम जेली, इसके बारे में पढ़ा होगा या बनाया होगा, तो उसमें पता होगा कि हम जो पैक्टिन होता है उसके ज़रिए जैम जेली बनाते हैं। तो फलों के गूदे में जो पाया जाता है वो आपका है पैक्टिन। ठीक है, तो पैक्टिन भी पॉलीसेकेराइड में आता है, ये भी आपका पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड अपने कठोर रूप में होती है, मतलब इसे आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। और आपका सरलतम रूप, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन देखा था, मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप होता है और पॉलीसेकेराइड सबसे कठोरतम रूप होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, थकान को मापा जाता है। अब लैक्टोमीटर से तो दूध नापा जाता है, ठीक है, दूध की शुद्धता को। ओडोमीटर साउंड के लिए, एनिमो हवा के लिए। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा अर्गोमीटर। ओके, तो आपका होगा अर्गोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसेदार खट्टे फलों में पाया जाता है। रसेदार खट्टे फलों, आपको यहाँ पे खट्टे फल मान करने हैं, तो ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड, लैक्टिक एसिड, कैरोटीनॉइड, एसिटिक एसिड। देखिए पहले तो एक ट्रिक समझिए कि लैक्टिक एसिड, कहीं भी शुरू का लैक्ट शब्द दिया है तो वो दूध से जुड़ी हुई चीज़ है, तो ये फल में नहीं होगा, तो आप इसको काट दो। कैरोटीनॉइड, ऐसा कुछ है नहीं, इसमें भी ए को काट दो, मतलब कि विटामिन ए को काट दो। एसिटिक एसिड, ये सिरके में पाया जाता है, ये भी आपका नहीं होगा। तो बचा आपका एस्कॉर्बिक एसिड, ये विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड मतलब विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, बस उसका केमिकल नेम दे दिया है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी। विटामिन सी का ये रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंजाइम क्या है। एंजाइम क्या करता है, आप जब भोजन ग्रहण करते हो तो भोजन ग्रहण करने के बाद हमारे मुख से ही एंजाइम निकलना शुरू हो जाते हैं, जैसे टायलिन, रेनिन, इनके बारे में हमने पीछे एक क्वेश्चन भी देखा था। तो ये सारे जो एंजाइम होते हैं ये आपके भोजन को सरल अणुओं में तोड़ने का काम करते हैं। तो ये पूछ रहा है कि एंजाइम क्या होते हैं, मतलब किस चीज़ के बने होते हैं। तो एंजाइम आपके प्रोटीन से बने होते हैं, प्रोटीन के होते हैं। नेक्स्ट, गेहूँ में पाया जाता है। गेहूँ में ग्लूटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ये एक प्रोटीन है। प्रोटीन ये सब भी है। जहाँ भी ये ट्रिक समझिए, जैसे ये ऑफ शब्द लिखा है, जहाँ भी ऑफ शब्द शुरू में रहेगा तो इसका मतलब कि ये अंडे की बात हो रहा है, अंडे की प्रोटीन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आप लोग को इससे फ़ायदा मिले और आप इसको जैसा जैसे आप इसको अप्रिशिएट करेंगे, मैं भी इस चीज़ के लिए मोटिवेट होंगी कि मुझे भी इसके लिए वीडियो बनाना चाहिए। और अगर आपके सपोर्ट देखते हुए मुझे लगा तो मैं एक एक टॉपिक डिस्कस भी कर दूँगी जल्दी से जल्दी एक दिन में, जैसे कि एक एक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ठीक है। तो ये सब आपके सपोर्ट पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु स्टार्च क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। हमने स्टार्च तो पहले पढ़ा है, स्टार्च किस में होता है, स्टार्च पौधों में पाया जाता है, इंसानों में नहीं होता। लेकिन इसमें जंतु स्टार्च की बात कर रहे हैं, तो जंतु स्टार्च, स्टार्च पौधों में होता है। पौधे अपना भोजन जो अपने अंदर संग्रहित किए रहते हैं वो स्टार्च के रूप में किए रहते हैं। लेकिन जंतु स्टार्च का मतलब कि मनुष्य में या जंतु में जो भी है वो अपने कार्बोहाइड्रेट को संचित किए रहते हैं स्टार्च के रूप में। वो स्टार्च नहीं होता है, वो होता है आपका ग्लाइकोजन, ठीक है। जैसे हम जानते हैं ग्लाइकोजन लीवर में जमा होता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं जंतु स्टार्च। ग्लाइकोजन को जंतु स्टार्च कहते हैं जो कि लीवर में जमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे अपना भोजन किस रूप में संचित करते हैं। अभी पीछे का हमने क्वेश्चन पढ़ा, पौधे अपना भोजन स्टार्च के रूप में संचित करते हैं। और जब मनुष्य में ग्लाइकोजन लीवर में जमा होता है और कुछ % मांसपेशियों में जमा होता है तब उसे एनिमल स्टार्च कहते हैं। वो एक संज्ञा दी गई स्टार्च, लेकिन उसका रियल नेम, वास्तविक नाम ग्लाइकोजन का संचय है यकृत में। नेक्स्ट है, शून्य ऊर्जा वाला कार्बोज है, जिससे हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती, उस कार्बोज की बात हो रही है।
तो हमने पीछे एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कब्ज़ वाले में कि कब्ज़ की समस्या में हमें कैसे आहार को लेना चाहिए, उसमें सेलुलोज को लेना चाहिए। इसी तरह जीरो एनर्जी, तो वही हमने डिस्कस किया था, सेलुलोज का पाचन मनुष्य में नहीं होता है। ठीक है, तो ये कब्ज़ की समस्या को दूर करने के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है। तो इससे हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती, क्योंकि जब इसका पाचन ही नहीं हो रहा हमारे अंदर तो ये हमें क्या ऊर्जा देगा। ठीक है, तो शून्य ऊर्जा वाला कार्बोज है आपका सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वसा पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम है। वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका पेपर लगा हुआ है तो आप पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ ये क्वेश्चन मैं आप ही पे छोड़ती हूँ कि आप इसका आंसर कमेंट में ज़रूर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया है। 23 नंबर का क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया है। अब ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया है, ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, लोग अक्सर एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। 4 ऑप्शन को देखिए। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन, सेकेंड ऑप्शन ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में परिवर्तन, थर्ड ऑप्शन ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में परिवर्तन, एंड थर्ड ऑप्शन है पायरुविक एसिड का ग्लूकोज में परिवर्तन। ठीक है, तो इसमें कह रहा है ग्लाइकोलिसिस। देखिए ग्लाइकोलिसिस ग्लाइको से और लिसिस से बना हुआ है। ठीक है, लिसिस का मतलब होता है टूटना, और यहाँ पे सीधा ग्लाइको लिखा है तो इसका मतलब हुआ कि ये ग्लूकोज की बात कर रहा है। अगर आपने इतना न समझ लिया तो आप समझ जाएंगे, यानी कि ग्लूकोज के टूटने की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, और ग्लाइकोजन भी नहीं हो सकता। अब बचे 2 ऑप्शन। ग्लूकोज का टूटना, पर किस में टूट रहा है? तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं टूट रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें जब ग्लाइकोजन में टूटता है तो उसमें ग्लाइकोनियोजेनेसिस प्रोसेस लिखी जाती है, लेकिन ऐसा तो इसमें लिखा नहीं है। तो ये सीधे ग्लूकोज की टूटने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही होगा, ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में टूटना। पायरुविक एसिड मीन्स ग्लूकोज का अपने किसी फॉर्म में न टूट के अदर फॉर्म में टूटना, लाइक प्रोटीन में, फैटी एसिड में। तो इसको कहेंगे, इसका आंसर होगा हमारा ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में टूटना या परिवर्तन। इसको ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया कहते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पे ये पकड़ना है, ग्लाइको और लिसिस मीन्स टूटना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैविक मूल्य का प्रयोग होता है। इंग्लिश में इसको अक्सर लिखा रहता है बायोलॉजिकल वैल्यू, बायोलॉजिकल वैल्यू। तो इसका प्रयोग किस में होता है? आपके प्रोटीन में होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू जानने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सीधे से फैक्ट है, समझाने वाला नहीं है। यकृत में बुरा लिपोप्रोटीन होता है। 3 तरह के लिपोप्रोटीन होते हैं जो कि यकृत से निकलते हैं। ठीक है, इनकी अभी डिटेल बाद में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग। तो यकृत में बुरा लिपोप्रोटीन होता है, तो यहाँ पे क्या होता है? LDL। ठीक, LDL। DL कोई भी लिपोप्रोटीन नहीं होता। ये HDL, VLDL और LDL, यही तीनों होते हैं जो कि यकृत से जुड़े होते हैं, और LDL को बुरा प्रोटीन बोला जाता है क्योंकि ये रक्त के कार्य में बाधा उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। वसा की कमी से होने वाला रोग है। मधुमेह तो अधिकता से होता है, डायबिटीज़, मैरस्मस प्रोटीन से होता है, क्वाशिरकोर भी प्रोटीन से होता है। तो वसा का यहाँ पे राइट आंसर होगा पैनोडर्मा। सीधे फैक्ट है। नेक्स्ट, वसा या लिपिड पदार्थ है। वसा कैसा पदार्थ होता है? क्या उसमें नमक महसूस होता है? नहीं। सूखा जैसा महसूस होता है? नहीं। मिश्रित? नहीं। वसा कैसा होता है? आपका चिकनाई होता है, जैसे घी, डालडा, तेल। ठीक, तो वसा या लिपिड कैसा पदार्थ है? ये एक चिकनाई युक्त पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 ग्राम प्रोटीन और 2 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा मिलती है? जैसा कि आपको पता होगा ना कि 1 ग्राम
1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी लगभग, ठीक है, कैलोरी ऊर्जा का मात्रक है। और 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी, राइटिंग में थोड़ी गंदी जा रही है, लेकिन सुन के देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो 1 ग्राम प्रोटीन से आपको 4 कैलोरी मिलता है और 1 ग्राम वसा से आपको 9 कैलोरी मिलता है। अब इसमें बात क्या कह रहा है, 4 ग्राम प्रोटीन से कितनी कैलोरी मिलती है। 4 ग्राम प्रोटीन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी मिल रहा है, तो 4 ग्राम प्रोटीन से कितना मिलेगा, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ गया आपका 16, ठीक। नेक्स्ट इसमें पूछ रहा है कि 2 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा मिलेगी, तो 1 ग्राम वसा से हमें कितना मिल रहा है, 9 कैलोरी। तो 2 ग्राम से, तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 ग्राम वसा से हमें 9 कैलोरी मिल रही है ना, तो 2 ग्राम वसा से तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो 9 टू ज़ा या 9 दूनी 18। अब कुल कितनी ऊर्जा मिल रही है, तो आपको 16 प्लस 18 इन दोनों को जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, 34, वेट 34, तो आपका राइट आंसर क्या होगा इसमें, 34। नेक्स्ट क्वेश्चन, NRHM का पूरा नाम क्या है। जैसे कि फुल फॉर्म के लिए पूछ लेता है, NRHM का पूरा नाम, तो नेशनल 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 नेशनल, तो ये तो सब में, तो हम इसे नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या है, रूरल, हाँ तो ये सही है, ये भी रूरल है बट रेगुलर नहीं है, तो ये तो नहीं है, अब ये नहीं है। अब इन दोनों पूरा पर नेशनल रूरल हाउस मिशन, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फिर इसमें नेक्स्ट क्या है आपका, लास्ट में आपका कौन सा ऑप्शन बचा, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ठीक। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। नहीं समझ में आ रहा तो आप आवाज़ पे ध्यान देंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, ट्राइग्लिसराइड किसका नाम है। ट्राइग्लिसराइड किसका नाम है, ट्राइग्लिसराइड। तो ग्लिसराइड पे हमें फोकस करना है, ठीक। ग्लिसरीन कैसे होता है, वसा लिपिड, तो हर जगह तो लिपिड दे रखा है, तो इससे तो ये पता चल गया कि वसा का है। अब ये किसका नाम है, तो ट्राइग्लिसराइड वसा को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ वसा तो दिया नहीं है, तो वसा का सरलतम रूप क्या होगा, यहाँ पे सरल लिपिड। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर यहाँ पे होगा ट्राइग्लिसराइड क्या है, ट्राइग्लिसराइड एक सरल लिपिड है। अगर यहाँ पे वसा भी दिया होता तो वसा भी आपका सही ऑप्शन होता, ठीक है। आई होप कि आपने इन वीडियो को एंजॉय किया होगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे कंटिन्यू करूं तो आप इसे सपोर्ट ज़रूर करें और वीडियो को ज़रूर देखें, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आज थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, अगर आपको लगता है कुछ मिस्टेक हुई है मुझसे तो आगे मैं उसे और सुधार करूँगी। बाकी आज के लिए आप सबको थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नमस्कार।